Start with the name of Almighty Allah. Assalamu alaikum class. Hope you are all good. तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था डीबगिंग की स्ट्रेटजी, 6 स्टेप्स। डीबगिंग है क्या, हमारे पास बग्स क्या होते हैं, इसके बारे में डिटेल। अच्छा, आज इसका जो है हम डीबगिंग किस तरह से इसके ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखते हैं। इसका जैसे कि टाइटल है स्लाइड का, डीबगिंग द पेज ऑफ पोस्टमार्टम। किसी भी वेब पेज के अंदर जो हमारे पास मिस्टेक्स हैं, डीबगिंग के लिए हमारे पास कौन कौन सी गाइडलाइंस हम जो प्रिपेयर करते हैं, किस तरह की गाइडलाइंस प्रिपेयर करनी चाहिए, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारे पास क्या करते हैं, चेक द बुक कवर फाइल वाज इन द पिक फोल्डर इट वाज। सबसे पहले ये जिस फाइल के अंदर पिक्स वगैरह हैं, जैसे CSS की एग्जांपल हमारे पास लास्ट टाइम चल रही थी कि हमने कोई फ़ोटो अपलोड की है, तो उसके फाइल का नेम या फोल्डर का नेम हमारे पास क्या है, उसका कवर वगैरह बहुत सारी चीज़ें चेक की जाएँ। उसके बाद चेक किया जाए स्पेलिंग, फाइल नेम में स्पेलिंग क्या क्या है, बहुत सारी चेक की जाए। उसके बाद अगर कोई पाथ वगैरह का कोई इशू है तो उसे फिक्स किया जाए। थर्ड में चेक किया जाए कि हमारे पास एंड टैग जो है वो प्रेजेंट हैं, उसके अंदर ये नहीं है। जैसे .html हमारे पास एक्सटेंशन होती है फाइल की, .jpg हमारे पास ये वाले एंड टैग्स अवेलेबल हैं या नहीं है, ये चीज़ें श्योर की जाए। उसके बाद फोर्थ वन हमें क्या चीज़ देखनी होती है कि एरर कंसोल टू फाइंड टू मिस्टीरियस डायग्नोसिस। डायग्नोज करने के लिए हमारे पास लुक आफ्टर किया जाए एरर कंसोल को, उसके अंदर कोई एरर है तो उसको जो है वो रिजॉल्व किया जाए। उसके बाद चेक दैट द क्लोजिंग ब्रेसेस वर प्रेजेंट। क्लोजिंग ब्रेसेस हमारे पास उसके अंदर प्रेजेंट हैं या नहीं है, किसी भी कोड के अंदर हमारे पास जहाँ उसे होना चाहिए वो चीज़ें चेक की जाती हैं। उसके बाद नेक्स्ट 6 स्टेप पे हमारे पास सेपरेटेड वर्किंग फ्रॉम फाइलिंग कोड बाय अ प्रोसेस ऑफ डिलीट, चेक, उंडो, फाइंड। अनडू हमारे पास होता है किसी भी जो टास्क हमने किया है उसको रिकवर करना। फाइंड TH हेड, स्टॉप स्टाइलिंग, ये वाली सारी चीज़ें हमने इंश्योर करनी होती हैं। और उसके बाद चेक द TH एलिमेंट एंड इवेंचुअली स्टॉप एंड ओपनिंग पैरेंथेसिस। हमारे पास ये देखा जाए कि हमारे पास जो नंबरिंग है, अगर 7th एलिमेंट की बात हो रही है वो हमारे पास है, और इवेंचुअली स्पॉटेड द ओपनिंग पैरेंथेसिस भी उसके साथ हैं, या जो कुछ भी अगर उसमें इशू है तो उन चीज़ों को फिक्स किया जाए। फिर लुक एट द एरर कंसोल अगेन टू फाइंड न्यू डायग्नोसिस। हमारे पास दोबारा से एरर कंसोल के अंदर दोबारा से चीज़ें देखी जाएं कि कोई और एरर जो बच तो नहीं गया, हमारे पास कोई ऐसा एरर जो कि इस डीबगिंग के दौरान भी हमारे पास जो रिमेनिंग रह गया हो। उसके बाद चेक करते हैं पैडिंग को, और उसके बाद नोटिस दैट द यूनिट हैड नॉट हैड बीन येट। उसमें ये देखते हैं कि हमारे पास जो यूनिट, हमारे पास जो भी इश्यूज एरर आ रहे थे वो चीज़ें अब हमारे पास नहीं रही हैं। उसके बाद लुक अप कैप्शन अगेन एंड टू फाइंड इट कैप्शन साइड। उस कैप्शन देखते हैं कि हमारे पास कैप्शन की अलाइनमेंट हमारे पास है या नहीं है। अगर हमारे पास कैप्शन के साइड ऑप्शन आ रही है यानी कि एरर आ रहा है तो उसको हम फिक्स करते हैं। उसके बाद चेक करते हैं हम रॉन्गली टेक्स्ट कलर का, या हमारे पास स्पॉटेड टाइपो मिस्टेक्स आ जाती हैं या एंड टैग्स का इशू आ जाता है, उनको फिक्स करें। उसके बाद चेक द कैप्शन स्मॉल फॉन्ट की अगर स्पेसिफिकेशन हमारे पास चेंज है, या स्पॉटेड कॉलन टाइपो एरर्स हैं, इस तरह के तमाम एरर को फिक्स किए जाएं। ये हमारे पास 12 स्टेप्स थे कि हमने वन बाय वन उन सारी चीज़ों को अगेन से डीबगिंग के अंदर चेक करना है। अच्छा, एडिशनल में हम क्या करते हैं, एडिशनल के अंदर हम टेक्स्ट चेक करते हैं कि हमारे पास करेक्ट टेक्स्ट है या एक्चुअली रॉन्ग, कोई चीज़ रॉन्ग तो नहीं है। अगर हमारे पास रॉन्ग जस्टिफिकेशन या कंजक्शन रॉन्ग होगी या कहीं पे टेक्स्ट गलत लिखा हुआ होगा तो उन चीज़ों को हम अगेन चेक कर लेते हैं। जब हम अनलक्की होते हैं तो हमारे पास ऐसा होता है कि चेंजिंग द प्रोग्राम टेक्स्ट फ्रॉम करेक्ट टू अनकरेक्ट, कुछ ऐसा हो जाता है कि हमारे पास कुछ बाज़ औक़ात हमारे पास करेक्ट ही होता है, हम उसे दोबारा से चेक कर रहे होते हैं। ये भी होता है कि हम उसे करेक्ट को ही करेक्ट करें, या हमारे पास अनलकीली ऐसा भी हो जाता है कि कोई चीज़ सही लिखी हुई थी पहले, दोबारा हम उसे डीबगिंग के अंदर सही करने गए तो हमने वो गलत लिख दिया, तो ये एरर हमारे पास आ जाते हैं। इस तरह के इशूज़
तो फिर इसके लिए क्या किया जाता है, इसके लिए फिर हम क्या करते हैं, रिस्टोरिंग का ऑप्शन यूज़ करते हैं या अनडू का ऑप्शन यूज़ करते हैं। हमारे पास वही सेम जो हमारे पास लास्ट में था वो हमारे पास जो है वो अपीयर हो जाएगा। अच्छा, अगर हमारे पास कोई इसी तरह कोई इस तरह का ऑप्शन आ जाए कि हमारे पास कोई ऐसे बग्स या ऐसे एरर्स आ जाएं जिनके बारे में हमें पता ही नहीं है, या हमारे पास ओरिजिनली वो हमने उसके बारे में पढ़ा ही नहीं है, तो कभी भी आप ये नहीं कहते कि ये कहाँ से प्रॉब्लम आ गया, हमें तो इसका पता ही नहीं है। तो इसके लिए प्रोग्रामर्स के लिए प्रोग्रामर कभी भी कस्टमर को कभी भी इनकार नहीं किया जाता। कस्टमर कभी भी नहीं कहेगा कि ये बग हमें पता नहीं है, या कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि आप टिल एंड तक यानी कि उसको बग फ्री कर दें सॉफ्टवेयर। कोई ना कोई बग ऐसे होते हैं तो हमारे पास जो है वो रिमेनिंग रह जाती हैं, लेकिन जो हमें नज़र नहीं आ रहे, हमें पता ही नहीं है, उन चीज़ों का अवॉइड किया जाता है। उन चीज़ों से परेशान नहीं होना आप लोगों ने। उसके बाद कुछ हमारे पास ऐसा भी होता है कि हम डिबगिंग के लिए एक सिस्टम से भी हेल्प ले रहे होते हैं। उसके अंदर हमारे पास क्या है, ब्राउज़र के अंदर एरर कंसोल का फीचर होता है हर ब्राउज़र के अंदर। तो उसके अंदर से हम ये देख रहे होते हैं कि कोई भी एरर जो कोडिंग के अंदर, प्रोग्रामिंग की कोडिंग के अंदर, वेब ब्राउज़र के अंदर आ रहा है, तो वो खुद ही उन चीज़ों को चेक आउट करने के बाद हमें वो पॉइंट आउट कर देता है कि आप में जो मोर इफेक्टिव चीज़ें हैं वो इस तरह से हैं जो आपके रिजल्ट्स को इफेक्ट कर सकती हैं, आपको अंडरस्टैंड करती हैं, आपके रिजल्ट्स को हेल्प करने के अंदर। जैसे कि तीसरा पॉइंट है, द पेज सोर्स शोज कलर द फॉन्ट कोडेड HTML सोर्स दैट टेल्स अस हाउ द ब्राउज़र इंटरप्ट द पेज। जैसे ही हम कोड को ओपन करते हैं पेज के ऊपर, तो उसके फॉन्ट्स वगैरह और कलर वगैरह सारी चीज़ें हमें नज़र आ रही होती है। तो उस चीज़ से हम ये चीज़ें इमेजिन कर सकते हैं कि हमारे पास किस तरह का एरर आ सकता है, या किस तरह से हमारा पेज जो है वो इंटरप्ट हो सकता है। हमारे पास है आस्किंग द सिस्टम टू हेल्प हम सिस्टम से किस तरह से ले सकते हैं। ये हमारे पास वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल डिबगिंग टेक्निक हमारे पास ये है कि हम फाइंड आउट करते हैं और कंप्यूटर को इस चीज़ से पूछते हैं कि उसके अंदर स्टोर क्या क्या चीज़ें हैं। यानी कि सपोज दैट के हैविंग द कंप्यूटर से हाउ इट इंटरप्ट ओवर इंस्ट्रक्शंस कैन सेपरेट the case in which we give the right command but mess up expressing it and giving the wrong command। ऐसा हो कि हम देखें कि कौन सी इंफॉर्मेशन हमारे पास किस कमांड के अगेंस्ट पड़ी हुई, तो हम उसको वो चला के जो है वो उस कमांड को अगेंस्ट रन करके चेक कर लेते हैं कि क्या हमारे पास एग्जैक्ट यही वाली जो इंफॉर्मेशन हमें रिट्रीव होती है या कोई और रिट्रीव करके देता है। इस तरह से हम डीबगिंग करते हैं, इस तरह से भी हम उसको चेक कर लेते हैं। उसके बाद हमारे पास एक एग्जांपल आ रही है नो प्रिंटर आउटपुट की, कि एक प्रिंटर है हमारे पास आउटपुट नहीं दे रहा। तो उसका बग यही है कि वो आउटपुट नहीं दे रहा। तो उसको सॉल्व करने का तरीका क्या है हमारे पास, ऐसा है कि यू ट्राई टू प्रिंट अ डॉक्यूमेंट एंड नथिंग हैपन्स। एक प्रिंटर है आपके पास, आपने उस पर प्रिंट दिया लेकिन वो प्रिंट नहीं हो रहा। तो उसको प्रिंटर के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपके पास अर्लियर सॉल्व करने के लिए आपके पास तीन तरीके हैं। रिप्रोड्यूस द एरर, अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम एंड चेक द ऑब्वियस कॉजेज। जो एरर है जो रिप्रोड्यूस हुआ है उसको अंडरस्टैंड करें और उसके बाद चेक करें कि ऑब्वियस काज इसकी रीजनिंग क्या थी। अच्छा, इसको दोबारा से डिटेल में आगे आके देखते हैं। दी स्टेप्स इंक्लूड टू चेक प्रिंटर प्रिंट जो है वो आउटपुट क्यों नहीं दे रहा। आप क्या करें, प्रिंटर का कंट्रोल पैनल चेक करें, पेपर चेक करें, देन पेपर की कैटेगरी चेक करें, केबल का कनेक्शन के प्रिंटर कनेक्टेड भी है या नहीं है, उसके अंदर पेपर मौजूद हैं या नहीं है, फाइल जो आप प्रिंट करना चाह रहे हैं वो मौजूद है, वो सही है या नहीं है। अच्छा, प्रिंटर का ड्राइवर हमारे सिस्टम के ऊपर इंस्टॉल है भी या नहीं है, और अगर हमारे पास शेयर्ड प्रिंटर है तो क्या वो नेटवर्क के ऊपर मौजूद है या नहीं है, और वेदर यू कैन प्रिंट डिफरेंट डॉक्यूमेंट। आप जो डॉक्यूमेंट डिफरेंट किस्म का प्रिंट करने जा रहे हैं वो इस चीज़ें वो प्रिंट हो सकता है या नहीं हो सकता। एक प्रिंटर जो प्रिंट नहीं हो रहा, तो फिर ये चीज़ें हम सीक्वेंस के अंदर देखते हैं। सबसे पहले क्या देखते हैं, कंट्रोल पैनल में जाके चेक करेंगे उसे कि वो प्रिंटर मौजूद है, पेपर है उसके अंदर, पेपर की कैटेगरी जो हम लेना चाह रहे हैं वो उसके अंदर मौजूद है, केबल का कनेक्शन है पड़ा प्रिंट का, इंस्टॉल है प्रिंटर। उसके बाद क्या होगा हमारे पास, उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं कि डिबगिंग स्ट्रेटेजी के ऊपर। बिकॉज यू हैव प्रिंटेड बिफोर, आपने उससे पहले प्रिंट किया हुआ था, प्रिंटर सही चल रहा था,
कंप्यूटर आपका करेक्टली कॉन्फ़िगर्ड था, उसके साथ हार्डवेयर सॉफ्टवेयर जो उसका ड्राइवर था वो इंस्टॉल्ड था कंप्यूटर के ऊपर, तो फिर आप क्या करते हैं, ट्राई टू प्रिंट अ सिंपल डॉक्यूमेंट। अगर सिंपल डॉक्यूमेंट प्रिंट करते हैं आप, अगर तो वो प्रिंट हो जाता है तो ठीक है, अगर वही सेम स्टोरी आती है वो प्रिंट नहीं कर रहा, तो फिर आप क्या करते हैं, अनप्लग करते हैं कंप्यूटर प्रिंटर को कंप्यूटर से, और फिर दोबारा से उसे प्लग करके दोबारा से प्रिंट देखना चाहते हैं। अगर आ गया है तो ठीक है, अगर नहीं आया फिर नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं आप, प्रिंटर का ड्राइवर चेक करते हैं मॉनिटर की में, और देन उसकी फाइल्स वगैरह चेक करते हैं कि वो सारी चीज़ें लिस्टेड हैं या नहीं है। उसके बाद अगर प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गया तो ठीक है, अगर नहीं हुआ फिर भी तो फिर नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं, उसको दोबारा से रिकन्फिगर, और ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम एरर करने के बाद हमारे पास जो है वो हम फिर देखते हैं कि प्रिंट आ रहा है या नहीं आ रहा। अच्छा, फिर हमारे पास एक प्रिंटिंग क्यू भी होती है। प्रिंटिंग क्यू हमारे पास, क्यू बेसिकली हमारे पास एक ऐसी सिनेरियो होता है जिसमें फर्स्ट इन फर्स्ट सर्व के बिहाफ पे जो है वो सर्विसिंग प्रोवाइड कर रही होती है। जैसे कि लाइन होती है बैंक्स में, जो पहले आया लाइन के अंदर पहले मौजूद है वो पहले सर्व होगा। इसी तरह से हमारे पास कंप्यूटर के अंदर भी, प्रिंटर के अंदर भी एक क्यू बनी होती है जिसे हम प्रिंट क्यू कहते हैं। उसके अंदर कंप्यूटर प्रिंटिंग की डिफरेंट कमांड्स जो है वो पड़ी होती है वन बाय वन, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के बिहाफ के ऊपर। जो पहले आएगा पहले सर्व प्रिंट होगा, और देन उसके बाद। तो क्यू के अंदर हम देखते हैं कि वहाँ पे जो टास्क पड़े हुए हैं पहले वाले वो प्रोसेस हुए थे या नहीं हुए। अगर तो वो नहीं हुए तो आपने जैसे उसको सेट किया पहले वो वाले होंगे। अगर आप उनको कमांड को नहीं पहले वाली को प्रिंट करना चाह रहे तो आप क्या करते हैं, उनको कैंसिल कर देते हैं या ट्रैश कर देते हैं तमाम जॉब्स को जो क्यू के अंदर है, और रिस्टार्ट कर देते हैं आप क्यू को, क्योंकि आप वो पहले वाली जो कमांड थी वो सारी डिलीट हो गई हैं। तो फिर आप क्या करते हैं, कॉन्फ़िगर करते हैं प्रिंट को, फिर ट्राई करते हैं कि आप अपनी फाइल जो है वो प्रिंट करें, क्योंकि बाकी सारी क्यू एम्प्टी हो गई है, तो फिर आप ही की फाइल्स होंगी जो सबसे पहले प्रिंट होंगी। अगर आपका कंप्यूटर कनेक्टेड है या कनेक्टेड नहीं है तो उसे रिकनेक्ट कर लें प्रिंटर से, और फिर दोबारा प्रिंट की ट्राई करें। तो इस तरह से जो है वो डिबगिंग भी हमारे पास सेम एज अगर सॉफ्टवेयर पे जाएं, तो फिर इसी तरह से हम ये चीज़ इंश्योर करते हैं कि हम किस तरह से जो है वो सॉफ्टवेयर के अंदर डिबगिंग कर सकते हैं जिस तरह हमने प्रिंटर की डिबगिंग की है। उसके बाद इंश्योर करते हैं आप सॉफ्टवेयर की रिलायबिलिटी, के रिलायबल है सॉफ्टवेयर या नहीं है। सॉफ्टवेयर के अंदर बग्स होते हैं, क्रैश भी हो जाता है सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो फ्रीक्वेंटली पैटर्न उसके अंदर आते रहते हैं, जैसे कि मोस्टली एरर जो होते हैं वो हैरान कुन और बड़े परेशान करने वाले होते हैं, वो आपको समझ ही नहीं आते हैं, ठीक है। तो कुछ हमारे पास ऐसे होते हैं जो कंप्यूटर कंट्रोल लाइक कुछ ऐसे होते हैं जो हमें समझ आ जाते हैं और जो इजीली रिजॉल्व भी हो जाते हैं। अच्छा, कुछ हमारे पास जो है वो कंप्यूटर कंट्रोल सिस्टम्स हैं जो लाइफ सपोर्ट सिस्टम या मेडिकल एप्रेटिस या एयरप्लेन, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, वेपन सिस्टम, इस तरह के अगर कोई सॉफ्टवेयर यानी कि इन तमाम हैंडल कर रहे हैं, तो वो एक जो है ना, इनके अंदर जो एरर है वो पोटेंशियली क्यूरियस किस्म के होते हैं, मुश्किल किस्म के, और इनको हैंडल करना भी बहुत कंपलसरी होता है। अच्छा, अब ऐसा है कि न्यूक्लियर पावर प्लांट के ऊपर एक सॉफ्टवेयर काम कर रहा है, वो खुद से ही कमांड दे के रन कर दे, डेफिनेटली बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो इन चीज़ के एरर जो है वो मोर क्रिटिकल किस्म के होते हैं और इनको मच सीरियस लिया जाता है। इनको ऐसे एरर जो काबिल बर्दाश्त नहीं होते उनको फिर डिफरेंट स्ट्रेटेजी लगाई जाती है, उनके ऊपर 3 या 4 जो है वो आप डिफरेंट कमांड्स लगाते हैं, बैरियर्स लगाते हैं उन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए। इंश्योर करते हैं इस तरह से आप सॉफ्टवेयर की रिलायबिलिटी और उसकी क्वालिटी को। मच सीरियस सिनेरियोज के अंदर एक सिंपल सॉफ्टवेयर बने तो उसके अंदर तो हमें 4 या 5 जो बैरियर्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन अगर कुछ क्यूरियस किस्म की चीज़ है तो उसके लिए फिर हमें इस चीज़ की जरूरत पड़ती है। अच्छा, सॉफ्टवेयर के फेलियर्स हो सकते हैं, हार्डवेयर के भी इसी तरह से फेलियर्स हो सकते हैं। हार्डवेयर के फेलियर क्या है, आपके पास मशीन थी वो नहीं चल रही, सीपीयू प्रोसेसर सही तरीके से काम नहीं कर रहा, या कोई भी किसी किस्म का एरर आ गया, तो फिर क्या करते हैं, मोस्ट एरर शो अप आफ्टर फ्यू आवर्स ऑफ ऑपरेशन। कुछ एरर जो होते हैं वो हार्डवेयर के ऊपर
आपके सिस्टम को रन करने के थोड़े देर बाद ही शो हो जाती हैं, हार्डवेयर के खास तौर पर। लेकिन कुछ होते हैं जो आपको कुछ टाइम के बाद, यानी कि हार्डवेयर जो सपोर्ट नहीं कर पा रहा होता, ज़्यादा कमांड्स आ गई हैं प्रोसेसर के ऊपर, यानी कि 8 GB की रैम है, आपका i3 का प्रोसेसर है, तो वो मिनिमम काम, जो छोटे छोटे काम है वो तो आपके करता रहेगा, लेकिन एक हैवी किस्म का काम आ गया तो डेफिनेटली फिर वो हार्डवेयर, हमारा प्रोसेसर जो है वो जवाब दे जाता है। तो इस तरह से ये वाले सिनेरियो भी आहिस्ता आहिस्ता हमारे पास कवर किए जाते हैं। सॉफ्टवेयर का फेलियर जो है वो हमारे पास बहुत कम्प्लेक्स होता है। नंबर ऑफ पॉसिबल कॉन्फ़िगरेशन दैट टिपिकली प्रोग्राम कैन डिफाइन। तो हमारे पास जो नंबर ऑफ पॉसिबल कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं वो हम करते हैं, हम उसको चला के देखते हैं, टेस्ट भी करके देखते हैं, लेकिन फिर भी हमारे पास कुछ ऐसे हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन रह जाती हैं जो कि सही तरीके से हमारे पास जो है वो आइडेंटिफाई नहीं हो सकती, या वो सही तरीके से कॉन्फ़िगर नहीं हो सकती। तो उसके लिए फिर हाउ कैन वी बी श्योर प्रोग्राम वर्क करेक्टली, तो किस तरह से हम उस चीज़ को श्योर कर देंगे प्रोग्राम जो है वो सही तरीके से काम कर रहा है। तो फिर उसके लिए फिर हमारे पास सॉफ्टवेयर की डिफरेंट टेस्टिंग आती है, एजाइल टेस्टिंग है, देन हमारे पास और भी डिफरेंट किस्म की टेस्टिंग स्ट्रेटजीज होती हैं, जिनमें कुछ होती हैं जिनमें हम स्टेप बाय स्टेप सॉफ्टवेयर को टेस्ट करते हैं, कुछ होती हैं जिनमें हम पूरी इम्प्लीमेंटेशन एक ही दफ़ा पूरे सॉफ्टवेयर को टेस्ट करते हैं, कुछ में हम रॉन्ग वैल्यूज़ दे के उनको टेस्ट करवा रहे होते हैं, और कुछ को करेक्ट वैल्यूज़ के ऊपर भी टेस्ट करवाते हैं। तो सबसे पहले हम इनपुट दे के देखते हैं, उसके बाद देखते हैं कि सिस्टम किस तरह से बिहेव कर रहा है, और उसके बाद देखते हैं कि आउटपुट जो है वो हमारे पास क्या वही आई है जो हम चाह रहे थे, या कुछ और आई है। अगर तो हमारे पास सेम आउटपुट आती है, स्पेसिफिकेशन बिल्कुल सेम है, रिजल्ट्स वही हैं जो हम चाह रहे थे, तो इसका मतलब है कि हमने अपने जो गोल जो अचीव कर लिए हुए हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो इट्स मीन कि हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो फेल हो गया है। Using various design methods, programmers produce the program and test in simple outputs. वही चीज़ मैंने आपको बताई पहले कि सिंपली जो है आप इनपुट्स दे के आउटपुट लेके देख रहे होते हैं कि हमारी जो आउटपुट है वो बिल्कुल उस पर पूरा उतर रही है हमारी डिज़ायर्ड आउटपुट्स पे, या नहीं उतर रही। अगर तो वो मैच नहीं कर रही तो इसका मतलब है कि प्रोग्राम के अंदर बग है, सॉफ्टवेयर के अंदर बग है, जिसे कि फिक्स किया जाना चाहिए। एक प्रोग्राम है, आप उसको उस वक्त ही सही कह सकते हैं, उस वक्त ही आप उसे करेक्ट कर सकते हैं, कह सकते हैं करेक्ट, जब तक वो हमारे पास एग्जैक्टली मैचेस आउटपुट्स नहीं देता। अगर 2 जमा 2 4 दे रहा है, एग्जैक्ट आउटपुट दे रहा है, तो इट्स मीन कि उसके अंदर बग नहीं है। अगर 2 जमा 2 3 दे, या 2 जमा 2 5 दे, तो इसका मतलब है कि उसके अंदर कुछ एरर्स हैं, बग्स हैं, जो कि हमें फिक्स करने चाहिए। अच्छा, उसके बाद हमारे पास कुछ चैलेंजेस जो सॉफ्टवेयर डिबगिंग के हमारे पास आते हैं, वो क्या है हमारे पास, व्हाट अबाउट फैक्ट दैट वी कांट प्रूव द सॉफ्टवेयर इज करेक्ट। कुछ ऐसे होते हैं कि हम उनको ये प्रूव नहीं कर सकते कि हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो करेक्ट है या नहीं है। वो किस तरह के सिनेरियोज हैं, एक्सेप्ट दैट सॉफ्टवेयर में कंटेन बग्स, वो हमें इस तरह के सिनेरियो में हमें वो सॉफ्टवेयर जो है वो पिक करना ही पड़ता है, यानी कि उसको इम्प्लीमेंट करवाना ही पड़ता है कि हम उसके बग को है जो प्रूव ही नहीं कर सके, या हमारे पास जो है वो कुछ फैक्ट्स ऐसे हैं कि हमारे पास बग जो है वो है तो सही, लेकिन हमें पता नहीं है कि हम किस तरह से उसको रिजॉल्व कर सकते हैं, या ये जो है हमारी आउटपुट के ऊपर कुछ खास असर नहीं कर रहा। पुअरली टेस्टिंग हमारे पास जो सॉफ्टवेयर की है, एक सिंपली जो है वो अनप्रोफेशनल है। तो इसके लिए फिर क्या किया जाता है कि उसको बग फ्री किया जाए, पुअर जो है वो टेस्टिंग एबिलिटी जो है उसको मिनिमम किया जाए। ये चैलेंजेस हमारे पास कुछ। फर्स्ट वन में हमारे पास है कि एक्सेप्ट द सॉफ्टवेयर में कंटेन बग। बाद सिनेरियो में ऐसा हो जाता है कि आपका जो प्रोग्रामर है वो सही तरीके से उन चीज़ों को हैंडल नहीं कर पा रहा, या कुछ ऐसा हुआ है कि आपके जो टेस्टर्स थे वो सही तरीके से या टेस्ट नहीं कर पाए, या वो नॉन प्रोफेशनल थे। तो फिर क्या हमारे पास कुछ चीज़ों में हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, लेकिन बेहतरीन ये है कि हम प्रोफेशनल बने और बग्स फ्री सॉफ्टवेयर भी है जो अपने क्लाइंट्स को जो है वो डिलीवर करें।
और इस चीज़ को इनकरेज किया जाना चाहिए। हमारे पास बिजनेसमैन इस चीज़ को इनकरेज करें कि जो बंदा बेस्ट प्रोडक्ट्स मार्केट के अंदर दे रहा है उसको ही यानी कि आगे लेके आया जाए और उसको ही लेके चला जाए। उसके बाद हमारे पास कुछ फेल सॉफ्ट एंड फेल सेफ सॉफ्टवेयर हैं। सेफ सॉफ्टवेयर हमारे पास कौन से हैं? चेंजेस द फोकस फ्रॉम वरी अबाउट प्रोग्राम करेक्टनेस टू कंसर्न अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेस। ये हमारे पास क्या करता है, अगर हम करेक्टनेस के बारे में उसकी कंसर्न हैं तो हमारे पास क्या करेगा, इसको जो है वो एक सेफ सॉफ्टवेयर और बेस्ट प्रैक्टिस सॉफ्टवेयर के अंदर जो है वो हमें एक प्रोडक्ट देता है जो कि हमारे पास करेक्ट आउटपुट्स दे रही होती है। टेस्टिंग हमारे पास कॉन्फिडेंस देती है कि हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसिस के अंदर बेहतरीन परफॉर्म करेगा। ये मुश्किल होता है कि हम अपने जो सॉफ्टवेयर है उसको अनयूजुअल सर्कमस्टांसिस के अंदर जाके उसे टेस्ट करें, तो हम उसको उन तमाम सर्कमस्टांसिस पे ही टेस्ट कर रहे होते हैं जो हमारे पास वैलिड होते हैं या अवेलेबल होते हैं। तो हम उसको ही टेस्ट करने के बाद कॉन्फिडेंस फील करते हैं कि हमारा सॉफ्टवेयर जो है वो सही तरीके से काम करेगा। उसके बाद हमारे पास देयर आर टू डिज़ाइन स्ट्रेटजीज, फेल सॉफ्ट और फेल सेफ। Fail soft means the program continues to operate providing a possibly degraded level of functionality. फेल सॉफ्ट में हमारे पास क्या है, हमारे पास प्रोग्राम तो कंटिन्यूसली ऑपरेट करता रहेगा लेकिन पॉसिबली हमारे पास जो उसकी फंक्शनैलिटी है वो डिग्रेड होती रहती है या हो जाती है। तो फेल सेफ के अंदर हमारे पास क्या है, द सॉफ्टवेयर सिस्टम जो है वो हमारे पास फंक्शनिंग ऑफ कर देते हैं और हमारे पास ये काजिंग बनती है हार्म, जो ज़्यादा जो हमारे पास डैमेजिंग हो उस चीज़ से हमें ये चीज़ सेफ रखती है। एक तो यह कि हमारा सॉफ्टवेयर आहिस्ता आहिस्ता से डिग्रेडेड हो रहा है, लेकिन इसके अंदर अगर कोई भी इशू आया है फेल सेफ के अंदर तो वो हमारे पास जो है फंक्शनिंग ऑफ कर देता है और ये हमें फिर ज़्यादा नुकसान से जो है वो, या हमारे पास जो नंबर ऑफ जो बग्स जो है वो इंक्रीज होने से बचाता है हमें। Strategy is to continue to operate as long as service is safely provided। तो इसके लिए हमें स्ट्रेटजी वही यूज़ करनी चाहिए कि हम एज सेफ एज जो हमारे पास हमारे लंबे अरसे के लिए हम एक अच्छी प्रोडक्ट जो है वो यूज़र को दे सकें। यूज़र सॉफ्टवेयर टू कंट्रोल पोटेंशियली डेंजरस सिस्टम मीन्स टेकिंग अ रिस्क। डेंजरस का मतलब ये नहीं है कि वो हमारे पास ज़्यादा कुछ, डेंजरस का मतलब सिर्फ हमारे पास ये है कि वो हमारे पास जो है वो रिस्क जो है वो उसका ज़्यादा हो जाएगा कि यूज़र हमारा यानी कि क्लाइंट हमारा ख़राब भी हो सकता है या हमारे यूज़र को जो उससे मुश्किलात भी हो सकती हैं। उसके बाद कम्युनिटी डीबगिंग है। कम्युनिटी डीबगिंग है कि देयर आर 100 ऑफ चैट साइट्स हमारे पास ऐसी हैं जहाँ पे डिफरेंट प्रॉब्लम जो लोग पोस्ट करते हैं और उसके बारे में डिफरेंट लोग जो है उसके बारे में सजेशंस देते हैं किसी भी उसके सोल्यूशन के बारे में। तो ये हमारे पास इस वक्त क्योंकि हम उसके अंदर आ गए हैं, कम्युनिकेशन चैनल हमारे बहुत स्ट्रॉन्ग हो गए हुए हैं, तो प्रोग्रामर्स और डिफरेंट कम्युनिटी के लिए हमारे पास ये चीज़ें आसान हो गई हैं कि हम अपना प्रॉब्लम जो है वो किसी भी यूज़र साइट के ऊपर जहाँ पे डिफरेंट कम्युनिटी के लोग हमारे मौजूद हों, हम वहाँ पे अपना प्रॉब्लम उनको बताएं और वो उसके बारे में डिफरेंट सजेशन दें और उसके बारे में फिर हम अपना जो प्रॉब्लम जो है वो लोकेट कर सकें और फिर उसका जो सोल्यूशन जो है वो हम डिफरेंट लोगों से डिस्कस करने के बाद इम्प्लीमेंट कर सकें। आस्किंग द कम्युनिटी इज अ गुड टैक्टिक, सो ये कीप इट इन माइंड कि ये हमारे पास एक अच्छा तरीका है डिफरेंट सीनियर्स या डिफरेंट कम्युनिटी के लोगों से किसी भी प्रोग्राम या प्रॉब्लम के बारे में राय लेने का। एंड पे आके समरी में देख क्या था, समरी में हमने क्या क्या पढ़ा था कि हमारे पास बग क्या है, उसके बाद डिबगिंग एंड व्हाई वी नीड टू नो हाउ टू डू इट, हमें ये जानने की क्यों जरूरत है कि हमें ये कैसे करनी चाहिए। ये हमने पढ़ी बेसिक डिबगिंग की स्ट्रेटजी पढ़ी हमने जो कि हमारे पास 6 स्टेप स्ट्रेटजी थी। उसके बाद हमने वेब पेज को देखा कि किस तरह से डिबग किया जाता है और एरर कंसोल हमने देखा कि उस तरह से डॉक्यूमेंट के अंदर या HTML में हम कोड को चला के किस तरह से उसके एरर्स को देखते हैं। उसके बाद हाउ टू एनालाइज डिबगिंग परफॉर्मेंस, नथिंग डिबगिंग इन्वॉल्व बट करेक्ट एंड इनकरेक्ट
कंजेक्टर्स हम कुछ भी नहीं होता उसके अंदर। हमारे पास डिबगिंग के अंदर हम क्या करते हैं, जो एरर्स या फॉल्ट्स हमारे पास आए हैं उनको हम इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद दैट इट्स पॉसिबल टू डिबग द सिंपैथाइज्ड सिस्टम दैट लाइक कंप्यूटर प्रिंटर। उसके बाद प्रिंटर की हमने सिंपली एग्जांपल देखी कि अगर उसमें कोई बग आ जाता है, सोफिस्टिकेटेड सिस्टम हमारे पास, अगर उसमें कोई सोफिस्टिकेटेड सिस्टम में हमने कंप्यूटर प्रिंटर देखा, अगर उसमें कोई भी बग आ जाता है तो फिर उसको किस तरह से हम रिजॉल्व करते हैं प्रिंटर के अंदर। तो इसी तरह से हमारे पास एक सिंपल प्रैक्टिकल एग्जांपल थी है, और इसी तरह से हम अगर जाएं उसके ऊपर सॉफ्टवेयर की डिबगिंग के ऊपर, तो सॉफ्टवेयर की डिबगिंग भी हम ऐसे ही A to Z जो है वो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों की कर रहे होते हैं। अच्छा, ये वाला लेक्चर हमारा इतना ही था। इसके अंदर हमने बग्स और डिबगिंग की स्ट्रेटजी और देन कोर्स कंटेंट्स हमने पढ़े इसके बारे में। अगर इसमें बच्चों आपको कोई भी क्वेश्चन है तो वो काइंडली आप क्लास के अंदर कर सकेंगे। बाकी अगर कोई भी चीज़ समझ नहीं आई तो आप दोबारा पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर हमारी मुलाकात होती है और उसमें फिर आप देखेंगे कि हमने पढ़ना क्या। एंड में बच्चों हमने ये देख लेते हैं कि सबसे पहले ये पता होना चाहिए आपको कि दैट इज़ प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल टू हैव बग फ्री सॉफ्टवेयर। आप कोई भी सॉफ्टवेयर बनाने जा रहे हैं तो ये बहुत मुश्किल होता है कि हम जो सॉफ्टवेयर है वो बग फ्री बनाएं, उसमें कोई इशू हो ही ना, वो 100% करेक्ट काम करें। आपकी नीयत फर्स्ट टाइम से यही होनी चाहिए कि आप एक बग फ्री सॉफ्टवेयर बनाएंगे, लेकिन फिर भी अगर सॉफ्टवेयर में कोई इशू आ जाता है तो उसके लिए फिर डिबगिंग स्ट्रेटजी हमारे पास है। बग को फाइंड आउट करते हैं और फिर उसको रिजॉल्व करते हैं और फिर उसको दोबारा से इम्प्लीमेंट करते हैं। इम्प्लीमेंट करने के बाद हमारा फिर अगर आउटपुट के अंदर फिर अगर किसी किस्म के इश्यूज आ रहे हैं तो हम वहाँ पे भी रिजॉल्व करते हैं। और अगर फिर इम्प्लीमेंट करने के बाद भी अगर हमारे पास अनयूजुअल बिहेवियर देता है सॉफ्टवेयर, तो उसके लिए भी हमारे पास ये नहीं होता कि हम सर पकड़ के बैठ जाएं कि अब कुछ नहीं हो सकता। उसके लिए भी हमें चीज़ें जो है वो देखनी पड़ती हैं। अच्छा, इसकी एक बहुत बड़ी बेहतरीन सी एग्जांपल मैं एंड पे आके आप लोगों से शेयर करता हूँ। एंड शेयर ये कि हमारा जो इसके लिए इलेक्शन के लिए जो हमारी वो बनी थी, नादरा ने जो सिस्टम बनाया था इलेक्शन में वोट की काउंटिंग के लिए, तो वो बेसिकली उन्होंने जो सॉफ्टवेयर बनाया था वो बड़ा बेहतरीन और बड़ा अट्रैक्टिव किस्म का सॉफ्टवेयर, डेफिनेटली बहुत अच्छी टीम बैठी थी जिसने बनाया था। उन्होंने टेस्ट भी किया होगा और देन उन्होंने मॉक उसका जो टेस्ट होता है वो भी किया होगा, इम्प्लीमेंट कर लिया होगा, पहले देखा होगा। लेकिन फिर भी जब हमारे पास वो सिस्टम चल रहा था, हमारे पास वो सिस्टम 9, 10, 11 बजे तक तो ठीक चला हमारे पास, क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ यूज़र्स जो है वो इतने थे कि वो उसे बर्दाश्त कर सकता था। लेकिन जैसे ही तमाम मुल्क से जब हमारे जो पोलिंग स्टेशन से रिजल्ट्स आना शुरू हुए थे, तो फिर क्या हुआ था, हमारा जो सिस्टम जो है वो क्रैश कर गया था। तो इट्स मीन्स कि हमारे पास जो इस चीज़ों से आप मोटिवेशन लेनी चाहिए कि जितना बड़ा सॉफ्टवेयर होगा, अब ये तो पॉसिबल नहीं था ना कि वो उसको उस लेवल पे जाके टेस्ट करते, डेफिनेटली पॉसिबल ही नहीं था। क्योंकि अब सपोज करें कि एक जो हमारा वो होता है, एक नेशनल असेंबली का जो हमारा हल्का होता है उसके अंदर तकरीबन हमारे पास यूसीज होती हैं, उसके अंदर तकरीबन 25 यूसीज। हर यूसीज के अंदर कितने वार्ड होते हैं, तकरीबन 4 वार्ड होते हैं। और हर वार्ड के तकरीबन ज़्यादा नहीं तो कितने पोलिंग स्टेशन होते हैं, 2 पोलिंग स्टेशन और 4 पोलिंग बूथ्स होते हैं। ठीक है, 4 पोलिंग बूथ एक वार्ड के अंदर। एक यूसी में कितने वार्ड होते हैं, 4, 4 चौके 16, 16 हमारे पास हो गए पोलिंग स्टेशन हो गए समझेंगे एक यूसी के अंदर। अब 16 को 25 से ज़रब दें और फिर उन 25 को आप ज़रब दें, हमारे पास टोटल कितने हल्के हैं, जितने हमारे नेशनल असेंबली के बनते हैं वो। और फिर उसके बाद जो टोटल प्रोवेंसीज हमारे पास 4 हैं, उन 4 प्रोवेंसी से भी अगर हम दें तो नंबर ऑफ यूज़र्स जितने हमारे जनरेट करना हमारे लिए पॉसिबल ही नहीं था। तो उसके लिए फिर सिंपली क्या किया था, हमारे पास जो सिस्टम जो है वो रिस्पॉन्ड करना बंद कर गया था। तो फिर उसके बाद जैसे ही हमारे पास यूज़र कम हुए थे तो फिर वो जो है हमारे पास उसने दोबारा रिस्पॉन्ड किया था।
तो इस चीज़ से बिल्कुल भी परेशान नहीं होना कि आपके सॉफ्टवेयर के अंदर बग्स आ गए हैं, वो अब क्या होगा। हर प्रॉब्लम की एक सोल्यूशन होती है। उसके लिए ये स्ट्रेटेजी जो है सॉफ्टवेयर के अंदर, अगर बग्स आ जाते हैं तो ये सारी की सारी हमने इसीलिए पढ़ी है। ये स्लाइड्स आपको मिल जाएंगी, देख लीजिएगा, वीडियो देख लीजिएगा, काइंडली गौर से देखिएगा। अगर किसी को भी कोई इशू है तो फिर हम वो सॉल्व कर लेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।